Good afternoon, everyone. Welcome back to Karthik Sir official platform. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. हम सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट. So in this session हम टू पोम्स को कवर अप करने वाले हैं. फर्स्ट आफ्टर एप्पल पिकिंग एंड एक दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोम है. आइए जानते हैं. इसके बाद हम बात इन दोनों पोम्स में बड़ी डिटेल में हम बात करेंगे. बहुत डीपली हम इसे डिस्कस करने वाले हैं. चले तो एक्चुअल में आता है कि वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट. स्नोई इवनिंग. स्नोई इवनिंग मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नोई इवनिंग. स्नोई का मतलब बर्फ गिर रही है, एक शाम है और पोइट जो है वो स्टे कर चुके हैं वहां पर. बहुत प्यारी पोम है. कहते हैं कि वुड्स मीन्स है जंगल. वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, तो स्नोई इवनिंग का मतलब यहाँ पर हम डस्क की बात कर रहे हैं और एक घोड़ा है, एक हॉर्स है. ओके, हॉर्स के साथ साथ आप एक सीनिक व्यू यदि आप देख रहे हैं तो सीनिक व्यू में कौन कौन है. एक हॉर्स है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद है. तो यहाँ पर नैरेटर जो है वो खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. वो लाइफ को लेकर बता रहे हैं. एक वो कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उसके बारे में बताया. एंड दिस पोम वो इज 16 लाइन्स. ओके, टोटल कितनी लाइन्स में से 16 लाइन्स में है. यदि हम बात करेंगे यहाँ पर 4 स्टैंजा में डिवाइडेड है. कितने स्टैंजा में डिवाइडेड है? 4 स्टैंजा में डिवाइडेड है. आइम्बिक टेट्रामीटर में से लिखी गई है. आइम्बिक टेट्रामीटर में से लिखी गई है. दीक्षित आंगे, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास. इफ एम आई राइट, इफ एम आई राइट, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, है ना. एंड कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट हम बात करेंगे, हर एक चीज के रेफरेंस को समझेंगे. इंट्रोडक्शन टू द पोम. अब आपको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोम्स है ना वो बहुत सिंपल एंड विद डीप मीनिंग है. बहुत सिंपल एंड डीप मीनिंग के साथ है. ओके, लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू द पोम. स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. स्नोई इवनिंग का मतलब स्टॉपिंग बाय का हम यूज करते हैं. कभी कभार बाय प्रेपोजिशन का जो यूज समझिएगा. कभी कभी हम बाय प्रेपोजिशन का यूज हम नियर की चीजों को बताने के लिए करते हैं. किसके लिए करते हैं सर? नियरेस्ट प्लेस के लिए करते हैं. याद रखिएगा, इसलिए करते हैं सर, नियरेस्ट प्लेस के लिए करते हैं. ओके, बाय प्रेपोजिशन का यूज नियरेस्ट प्लेस के लिए करते हैं. तो हम क्या कहना चाहते हैं कि स्टॉपिंग का मतलब होता है रुकना. रुके हैं बाय वुड्स. वुड्स का मतलब होता है जंगल. ओके, वुड्स का मतलब लकड़ी मत समझना. वुड का मतलब होता है लकड़ी और यदि उसमें एस लगा दी जाए, वुड्स कर दिया जाए तो इट टर्न टू बी जंगल. क्या कहते हैं सर? जंगल कहते हैं. ओके, एंड या फिर आप जंगल कह सकते हैं. जंगल एक इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्ड है. स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. और एक ऐसी शाम पर वो कहाँ रुके हैं? जंगल में रुके हैं जहां पर स्नोई इवनिंग है. स्नो का मतलब होता है बर्फबारी हो रही है. क्या हो रही है? बर्फबारी हो रही है. इज वन ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये जो स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है, वन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट मोस्ट लव्ड एंड फ्रिक्वेंटली एंथोलॉजाइज्ड पोम. एक बहुत एंथोलॉजाइज्ड पोम है. रिटन इन 1922. इन्हें कब लिखा गया इसको? सर इसे 1922 में लिखा गया. पॉइंट भी नोटेड, लिख लीजिएगा. लिखा 1922 में गया लेकिन ओके, पब्लिश किया गया इन 1923 इन द कलेक्शन ऑफ न्यू हैम्पशायर. अंडरलाइन. ओके, न्यू हैम्पशायर में इसे क्या किया गया सर? पब्लिश किया गया. द पोम एक्सप्लोर, ठीक है, द एक्सप्लोर अ क्वाइट मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ब्यूटी. यहां पर बहुत क्वाइट मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ब्यूटी है. एज द स्पीकर स्टॉप्स टू एडमायर स्नो फील्ड विथ वुड्स ऑन अ विंटर इवनिंग. वो कहां पर होता है? विंटर इवनिंग में जो जंगल है वो एकदम भर जाता है. किससे? स्नो से. और उस चीज के वो देख रहे हैं खड़े होकर, लाइक इस टाइप से. मतलब वो एक जगह पर प्लेस पे खड़े हैं, बर्फबारी हो रही है, घना जंगल है, एक तरफ फ्रोजन लेक है. एकदम एक तरफ क्या है? फ्रोजन लेक है, दूसरी तरफ जंगल है. और वो सोचो कितना प्यारा मोमेंट होगा कि तुम एक रास्ते से गुजर रहे हो, आपके राइट साइड में एकदम डेंस फॉरेस्ट है जो कि कवर्ड विद स्नो है. एंड लेफ्ट साइड में ये बात करेंगे तो एक लेक है जो कि फ्रोजन लेक है, मतलब जमी हुई है. वाह क्या नजारा होगा. वाइट वाइट, कंप्लीटली वाइट. ओके, कहते हैं हम यहाँ पर द पोएम एक्सप्लोर अ क्वाइट मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ब्यूटी एज द स्पीकर स्टॉप्स टू एडमायर
snow filled with woods of winter evening, although डिसेप्टिवली, मतलब डिसेप्टिवली का मतलब होता है एकदम बहुत चतुराई से, सिंपल इन लैंग्वेज एंड टोन, द पोम टचेस ऑन प्रोफाउंड थीम्स, प्रोफाउंड का मतलब होता है भरी हुई होना, प्यारी होना, थीम्स ऑफ ड्यूटी, या ये थीम्स किस किस थीम से भरी हुई है, ड्यूटी, मतलब यहाँ पर इस पोम को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कभी कभार लाइफ में हम तो चाहते हैं कि इस प्लेस पर रुक जाएं, लेकिन आपकी ड्यूटी कहती है कि नहीं, यू कांट स्टे हियर मोर, ओके, तुम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। तो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर ड्यूटी की बात हुई है, नेचर मीन्स प्रकृति की यहाँ पर बात हुई है, एंड सॉलिट्यूड मीन्स अकेलेपन की यहाँ पर बात हुई है, एंड इवन मोटिलिटी, यहां पर मतलब किसकी बात हुई है कि इंसान जो है, मोटिलिटी की बात यहां पर की गई है। किसकी बात की गई है सर? मोटिलिटी की भी यहां पर बात की गई है। ओके, चलते हैं सर, इसका बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन समझ में आया। 1923 में इसे हैम्पशायर जो है उस कलेक्शन में इसे एक्चुअल में क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। ओके, इसमें थीम की बात करेंगे तो थीम्स ऑफ ड्यूटी, लव, नेचर, सॉलिट्यूड, अकेलापन कैसा होता है जिंदगी, और मोर्टिलिटी की बात की गई है। शवीना, दीक्षा, क्लियर है? चले अब अगली बात पर आते हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट है क्या। बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। सबसे पहले कंपोजिशन की बात करेंगे, इस पोएम को कैसे कंपोज किया गया। फ्रॉस्ट wrote this poem in one sitting after a long night of writing another poem. ओके, ऐसे फ्रॉस्ट के बारे में बात करें तो ये एक रात में लिखी गई पोम थी। कितनी रात में लिखी गई पोम थी? एक रात में लिखी गई पोम थी। Frost wrote this poem in one sitting after a long night of writing another poem. एक another poem लिखने के बाद इस पोम को लिखा था। कहां पर? कौन सा वाक्य इनका? न्यू हैम्पशायर। ओके, न्यू हैम्पशायर में इन्होंने लिखा है। पब्लिश किया गया 1923। He described it as coming to him like a hallucination. और कहते हैं कि जो ये पोम है ना, वो जब रात को एक दूसरी पोम वो लिख चुके थे, उसके बाद वो हेलुसिनेशन में इन्होंने इस पोम को लिखा हुआ है। ओके, कहते हैं हम यहाँ पर पब्लिकेशन की बात करेंगे। इसे पब्लिकेशन क्या है? इट अपीयर्ड इन न्यू हैम्पशायर। ओके, ये न्यू हैम्पशायर में इसे पब्लिश किया जाता है। द वॉल्यूम दैट बॉर्न हिम द फर्स्ट ऑफ फोर। ओके, याद रखिएगा, द फर्स्ट ऑफ 4 पुलिट्जर प्राइजेस। इन्हें कितने पुलिट्जर प्राइजेस मिले हैं? इन्हें 4 पुलिट्जर प्राइजेस मिले हुए हैं। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी जो सेटिंग है वो कहां पर है। अ रूरल सीन, एक बहुत ग्रामीण सा सीन है, एक रूरल सीन है इन स्नोई न्यू इंग्लैंड। कहां पर सर? स्नोई न्यू इंग्लैंड में। ओके, रिफ्लेक्टिंग कर रहा है फ्रॉस्ट डीप कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन है टू नेचर एंड द अमेरिकन लैंडस्केप। किससे सर? अमेरिकन लैंडस्केप से। ओके, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं तो एक रूरल सीन की बात की गई। एक रूरल सीन है एक्चुअल में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यदि आप पोम देखने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज में, अर्बनाइजेशन उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने कनेक्शन विद नेचर दिखाया। क्या दिखाया? कनेक्शन विद नेचर की इन्होंने ज्यादातर बातें की हुई हैं। यहां पर बात करते हैं तो सेटिंग है एक रूरल सीन इन स्नोई न्यू इंग्लैंड में। ओके, कहां पर है? न्यू इंग्लैंड। रिफ्लेक्टिंग फ्रॉस्ट डीप कनेक्शन टू नेचर एंड द अमेरिकन लैंडस्केप। और इन्होंने एक बहुत डीप नेचर दिखाया है। कहां पर? इंग्लैंड में और अमेरिकन लैंडस्केप में। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। रिटन पोस्ट WWI द पोम सटली इकोस थीम ऑफ weariness मींस थकान, ठीक है, परसेवरेंस दैट वर रिलेवेंट इन टाइम ऑफ ग्लोबल टाइम्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थीम्स क्या है। सबसे पहले समझिएगा थीम्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा न्यू हैम्पशायर कलेक्शन में से 1923 में पब्लिश किया गया। ओके, इसकी थीम्स हैं लव, सॉलिट्यूड, अकेलापन है, लव है, ठीक है, नेचर है, मोर्टिलिटी, एक इंसान को मरना है। यहाँ पर जो व्हाइट स्नो है वो उसको कैसे बताया गया, ये सारी बातें हमने यहाँ पर की हैं। कहते हैं हम यहाँ पर कि नेचर एंड इट्स ब्यूटी। क्या दिखाया है सर? नेचर एंड इट्स ब्यूटी, मतलब इन्होंने सबसे पहले प्रकृति
एंड उसकी ब्यूटी को दिखाया है, नेचर एंड इट्स ब्यूटी को दिखाया है। कहते हैं द सेरेन स्नो कवर्ड वुड्स रिप्रेजेंट द अलेयर ऑफ नेचर ब्यूटी एंड साइलेंस। आपको याद है आप कभी पहाड़ों पर जाएं तो जब एक्चुअल में माउंटेन्स जो होते हैं, जो पहाड़ जो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, जब वो कवर अप होते हैं स्नो से, क्या होते हैं सर, वो कवर होते हैं स्नो से। तो जब स्नो से वो कवर होते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है कि वो एकदम साइलेंट होते हैं। कैसे होते हैं सर, वो एकदम साइलेंट होते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी से ऐसा लगता है कि ना तो वहां पर कोई पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, ना ही आपको कोई ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी। ओके, याद रखिएगा। एंड नेचर इज बोथ, जो नेचर है वो बोथ है कंफर्टिंग एंड मिस्टीरियस इन द पोम। ओके, तो याद रखना जो नेचर है वो दोनों है, वो कंफर्टिंग भी है और मिस्टीरियस भी है इस पोम में। वो पोइट जो है वो शॉक्ड है, वो कहते हैं कि नेचर इतना प्यारा भी है, मिस्टीरियस भी है, अलग अलग चीजें, मतलब एक तरफ लेक है, फ्रोजन लेक है, और दूसरी तरफ एक डेंस फॉरेस्ट है कवर्ड विद स्नो। ओके, तो वो कहते हैं कि वो मिस्टीरियस भी है और कंफर्टिंग भी है, कंफर्ट बहुत रखता है। एक बात हम कहते हैं सर, सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन। यहां पर द स्पीकर pauses alone to contemplate the scene, suggesting introspection and calm। और यहाँ पर अकेले पोएट, क्योंकि अकेला है, जैसे कि आपने आगे देखा ना एक फर्स्ट सीन में जैसे आपने देखा होगा एक लड़का है, एक पोएट है, एक व्यक्ति है और उसका हॉर्स है, मतलब वो पोएट है और हॉर्स है, तो वहां पर वो अकेले हैं, उनके साथ कोई और नहीं है। और एक शाम है, शाम का मतलब होता है अकेलापन। शाम जो है वहां पर लिखा हुआ था ऑन अ स्नो इवनिंग, तो ऑन अ स्नो इवनिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप अकेले हैं उस प्लेस पर। तो इवनिंग जनरली इवनिंग है, डीप है और डार्क है, ये चीजें दिखाती हैं कि यू आर अलोन, आप अकेले हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है। ओके, कहते हैं ड्यूटी वर्सेस डिजायर। ओके, ड्यूटी वर्सेस डिजायर, जैसे कि यहां पर आपको पता है पोएट वांट्स टू स्टे मोर हियर। ओके, इस जंगल में पोएट जो है वो और रुकना चाहता है, वो इसकी और खूबसूरती को देखना चाहता है, वो और वहां पर स्टे करना चाहता है, वो चाहता है कि कोई घर ढूंढ लिया जाए, वो वहां पर स्टे करे, लेकिन उसे किसी काम से जाना है। किस काम की बात हो रही है ये तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है ना कि आप किसी प्लेस पर जाते हैं और आपका दिल लग जाता है, लेकिन फिर आपकी ड्यूटी कहती है नहीं नहीं नहीं, घर टाइमली पहुंचना है, पापा मम्मी परेशान हो जाएंगे। तो ड्यूटी वर्सेस किसकी बात हुई यहाँ पर, डिजायर्स की बात हुई है। एक्चुअली जो ड्यूटीज हैं वो डिजायर्स को कंट्रोल करती हैं। ओके, आपका डिजायर्स है कि आप कहीं पर जाएं, लेकिन आपकी ड्यूटीज आपको जाने नहीं देती, आपकी कर्तव्य आपको जाने नहीं देते। ओके, इट्स कॉल्ड, कहते हैं ड्यूटी वर्सेस डिजायर की जो लड़ाई है। द फेमस क्लोजिंग लाइंस, एक फेमस क्लोजिंग लाइंस है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, मुझे प्रॉमिस रखना पड़ रहा है, एंड माई इज टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मुझे सोने से पहले कहीं पहुंचना है। हाईलाइट द टेंशन बिटवीन द डिजायर टू स्टे इन द ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम पीस, कामनेस। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस। ओके, याद रखिएगा। वुड्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लाइफ, ये ऑब्लिगेशन ऑफ लाइफ है। ओके, लिखा हुआ है मॉर्टिलिटी एंड रेस्ट। यहां पर कहते हैं द रिपीटेशन ऑफ मॉर्टिलिटी एंड रेस्ट, माई इज टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मतलब मुझे मरने से पहले, यहां पर स्लीप का मतलब है मरने से पहले। ओके, स्लीप का मतलब यहां से क्या है, मरने से पहले मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो यहां पर जो एक लिखा हुआ है कि मॉर्टिलिटी वर्सेस मॉर्टिलिटी एंड रेस्ट की बात की, किसकी बात की सर, मॉर्टिलिटी एंड रेस्ट की बात की है। हैज बीन इंटरप्रेटेड एज मेटाफर फॉर लाइफ, ये मेटाफर फॉर लाइफ है। इवेंचुअल डेथ एम्फेसाइजिंग द जर्नी वन मस्ट टेक बिफोर एटर्नल रेस्ट। ओके, टेम्पटेशन एंड रिस्ट्रेंट की यहां पर बात हुई, किसकी बात हुई सर, टेम्पटेशन एंड रिस्ट्रेंट की यहां पर बात हुई है। द पोएम एक्सप्लोर द टेम्पटेशन, यहां पर किसकी बात हुई सर, टेम्पटेशन की बात की गई है। टू एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो एस्केप कर जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बच जाए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इनटू पीसफुल ऑब्लिवियन एंड द विल पावर टू रिटर्न द पाथ ऑफ ड्यूटी, लेकिन वो विल पावर है जो कहता है कि नहीं, वापस तुम्हें ड्यूटी पर जाना है, वापस तुम्हें ड्यूटी पर जाना है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं फॉर्म्स एंड मीटर्स एंड सिलेबल्स एंड राइमिंग स्कीम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर, इस पोम जो है वो 16 लाइंस में है। ओके, 16 लाइंस में, और 16 लाइंस में 4 ईच स्टेंजा है। ओके, 4 स्टेंजा है। कितने स्टेंजाज हैं सर, 4 स्टेंजाज हैं। ये बेसिक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखते रहा करो। द पोम इज लिरिकल पोम, कैसी पोम है सर, एक लिरिकल पोम है कंसिस्टिंग ऑफ 4 क्वार्टेंस। कितने सर, 4 क्वार्टेंस है। 4 क्वार्टेंस का मतलब क्या हो गया, 16 लाइंस है।
कितनी लाइंस होंगी? 16 लाइंस होंगी। इसके बाद हम कहते हैं रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, किसमें लिखा है? आयम्बिक टेट्रामीटर। प्लीज अंडरलाइन इट, प्लीज अंडरलाइन इट कि इसे किसमें लिखा है सर? इसे लिखा है आयम्बिक टेट्रामीटर में, आपने इसे लिखा है किसमें लिखा है? आयम्बिक टेट्रामीटर में आपने इसको लिखा है। ओके, ईच लाइन हैज 4 आयम्स, कितने आयम्स है? ईच लाइन इज 4 आयम्स, कितने आयम्स है? 4 आयम्स है। अभी आयम्स क्या होते हैं वो आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एक स्पेशल सेशन रखूंगा तो आपको सब कुछ बता दूंगा। एंड कहते हैं इसके सिलेबल्स की यदि हम बात करेंगे, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर, तो ईच लाइन है सिलेबल्स अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस। ओके, कैसा है? अनस्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस है और स्ट्रेस है। ओके, अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस है, विच क्रिएट्स अ काम एंड म्यूजिकल रिदम, जो कि एक बहुत म्यूजिकल रिदम को क्रिएट करता है। इसकी राइमिंग स्कीम याद रखिएगा, इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो थोड़ी सी अलग है। जैसे कि क्या है? ए बी ए, ओके, ए बी ए, फिर बी बी सी बी। ओके, फिर देख रहे हो बी को उठाकर अपने लास्ट में ले गए, फिर सी को उठा के फिर हम लास्ट में ले जाएंगे, सी सी डी सी। ओके, सी सी डी सी, और फिर डी डी। ओके, डी 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 डी। ओके, ये राइमिंग स्कीम है, इनको पक्का याद रखिएगा, भूलेंगे तो नहीं। चलो, दिस इज अ चेन राइम, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरलॉक राइमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इंटरलॉक राइमिंग कहते हैं। जो ओल्ड लाइन जो होती है वो एकदम सेम साउंड को क्या करने लगती है? क्रिएट करने लगती है। डन। चले आगे हम बात करते हैं, दिस इज अ चेन राइम, इंटरलॉकिंग राइम दैट कैरीज फॉरवर्ड द राइम फ्रॉम वन स्टेंजा टू द नेक्स्ट अंटिल द फाइनल स्टेंजा विच एंड्स इन यूनिफॉर्म डी राइम। और वो यूनिफॉर्म डी राइम के साथ खत्म हो जाती है। राइमिंग आपको पहली बार देखने को मिली होगी। देखो कैसे कहते हैं, इस राइम स्कीम को कहते हैं, जो राइमिंग स्कीम है इस राइमिंग स्कीम को कहा जाता है इंटरलॉकिंग राइम। इंटरलॉकिंग राइम का मतलब क्या है? देखो यहां से बी, यहां से ए से कहानी स्टार्ट हुई थी, देखो फिर वही बी गया यहां पर, फिर बी बी चलता रहा, फिर सी चला गया यहां पर, फिर इसने सी की राइमिंग इसको पकड़ा और डी चला गया यहां पर, और डी डी पर क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया। गॉट इट? डन है। चले अगली बात पर हम चलते हैं, नेक्स्ट पर हम बात करेंगे। अब एक एक करके कहानी को समझेंगे, फिर इसको एंड करेंगे। कहते हैं कि whose woods these are I think I know। ठीक है, बहुत प्यारी सी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? whose woods, woods का मतलब क्या है? whose woods, किसके जंगल हैं? किसके जंगल हैं? whose woods these are, ये जंगल किसके हैं? I think मैं सोचता हूं कि I know, मैं जानता हूं। देख रहे हो पोइट कितना चालू इंसान है। देख रहे हो पहले कहता है whose woods these are, ये woods किसके हैं? फिर कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं। मतलब जो पोएट हैं वो जंगल में पहुंच चुके हैं और उसके बाद कह रहे हैं whose woods these are, ये जंगल किसके हैं? आई थिंक, मैं सोचता हूं कि मैं जानता हूं। ओके, कहते हैं यहां पर हिज हाउस, हिज का मतलब क्या है यहां पर? हिज हाउस इज इन द विलेज, जो उसका घर है, मतलब ये किसका घर है? यहां पर लग रहा है हिज लिखा हुआ है ना, तो हिज का मतलब क्या है? ही की बात हो रही है, किसी मैन का घर है, किसका? किसी जंगल जो है वो किसी मैन का है। ओके, किसी आदमी का है। कहते हैं हिज हाउस इन द विलेज, इसका जो घर होगा वो पक्का गांव में होगा। दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, और वो मालिक जो है, वो जंगल का जो मालिक है वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहां पर रुका हुआ हूं। और टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और उसका जो जंगल है जो कि स्नो से भरा हुआ है, मैं उसे देख रहा हूं। हो सकता है कि मुझे ना रोके। इसका मतलब वो पोइट क्या कहना चाहता है? पोइट कहना चाहता है कि जब आप नेचर के पास होते हैं तो आप दुनिया से इतने दूर होते हैं कि आपको लोग देख नहीं सकते। आप सिर्फ अकेले होते हैं, आप सिर्फ अकेले होते हैं। ठीक है, वो प्रेमानंद महाराज की एक बात याद आती ना कि जंगल में दुनिया में जब मेला लगा, लेकिन हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। तो नेचर के साथ आप जब भी जाएंगे तो दुनिया आपको नहीं देखेगी, आप खुद को देख रहे होंगे।
तो ये लाइन को सिंपल सी बात मत समझिएगा कि ये लाइन सिर्फ इतना सा कह रही है। ये लाइन आपको कह रही है, ये लाइन आपको क्या कह रही है, कहते हैं हुज वुड्स। हेलो। हाँ। अब हम कहते हैं यहां पर, कहते हैं हुज वुड्स दीज आर। आई थिंक आई नो, मैं ये जंगल किसके हैं मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं मैं जानता हूं। ओके, इसका मतलब जब वो कह रहा है कि जंगल किसके हैं मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं जानता हूं, फिर कहते हैं कि हिज हिज हाउस इज इन द विलेज। उसका जो घर होगा, उसका जो मालिक है जंगल का, उस जंगल के मालिक का घर जो है वो गांव में है। दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे यहां पर रुका हुआ नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, कि मैं उसका जो जंगल है जो स्नो से भरा हुआ है मैं उसे देख रहा हूं। इसका मतलब आपको समझ रहे हो, यहाँ पर सॉलिट्यूड की बात हो रही है कि जब तुम जंगल में हो, तुम अकेले हो, तो कोई भी दुनिया का कोई मालिक हो उस प्लेस का, किसी को कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ तुमसे मुलाकातें कर रहे होते हो। इसे पर्सनल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करना है ना। जब आप पर्सनल लाइफ से रिलेट कर पाओगे तब जाके सीख पाओगे। ओके, डन। आगे हम बात करते हैं यहां पर, कहते हैं नेक्स्ट, द स्पीकर थिंक्स अबाउट, स्पीकर सोचता है किसके बारे में, हु ऑन्स द बुड्स, कि इस बुड्स का मालिक कौन है। ओके, इस बुड्स का मालिक कौन है, डेट ही और शी इज पासिंग थ्रू। ओके, that he or she is passing through and fairly sure of knowing the landowner, वो जानते होंगे वो कौन है। however, कैसे भी, the owner's home, जो मालिक का घर होगा, is far away in the village, वो दूर दराज किसी गांव में होगा। and thus he is physically yes, hello, हाँ। कहते हैं ही इज फिजिकली इनकेपेबल ऑफ सीइंग द स्पीकर पॉज टू वॉच द स्नोफॉल इन द फॉरेस्ट, और कहते हैं वो फिजिकली इनकेपेबल है, वो नहीं देख सकता कि जो जंगल में है, जो फॉरेस्ट है, उसमें क्या गिर रही है, उसमें स्नो गिर रही है, वो इस बात को नहीं देख सकता। जो नेचर की कनेक्ट में होगा वो देख पाएगा। यहां पर आपको देखना है कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हमने किए। सबसे पहले एलिट्रेशन आया है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कंटिन्यू हमारे कॉन्सोनेंट साउंड का हम रिपीटेशन करते हैं तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। तो एलिट्रेशन में क्या है, देखो,
whose boots watch his boots. ओके, रिपीटेशन ऑफ डब्ल्यू साउंड, यहां पर हमने क्या है सर, डब्ल्यू साउंड का हमने रिपीटेशन किया है. क्रिएट अ सॉफ्ट विस्पर लाइक रिदम मिमिकिंग द क्विट स्नोफॉल. ओके, याद रखिएगा. फिर हमने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया. पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी इंसान के एट्रीब्यूट्स, किसी ह्यूमन एट्रीब्यूट जब हम किसी पर्सन को दे देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं सर, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. जैसे कि हमने कहा दीवारों के कान होते हैं, कान तो इंसानों के होते हैं, लेकिन हमने कह दिया दीवारों के भी कान होते हैं. ये सुनो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है वुड्स फिल अप विद स्नो. वुड्स फिल अप विद स्नो, वुड्स ने जो जंगल था वो स्नो से भर गया. तो स्नो डज नॉट लिटरली फिल अप वुड्स. ओके, क्या तुम्हें लगता है कि स्नो वास्तव में जंगल को फिल कर सकती है? नहीं कर सकती. इंसान किसी भी चीज को फिल कर सकता है. एंड लाइक अ कंटेनर, तो इसका मतलब कंटेनर में फिल किया जाता है, और कंटेनर अपने आप फिल नहीं होता, कोई ना कोई उसे फिल कर रहा होगा. तो इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन का यूज किया. यहां पर हमने इमेजरी का भी यूज किया है कि वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो. कहते हैं कि देखता होगा जो उसका जंगल है जो कि स्नो से कैसा है, फिल अप विद स्नो, जो कि स्नो से भरा हुआ है, व्हाइट जो आइस होता है, बर्फ से भरा हुआ है. क्रिएट अ विविड विजुअल, यहां पर बहुत विविड विजुअल का हमने यूज किया है. फॉलिंग स्नो इन द फॉरेस्ट, एस्टेब्लिशेस और अ सेरेन एंड रिफ्लेक्टिव टोन. यहां पर हमने मेटाफर इंप्लाइड का यूज किया है. बुट्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ मेटाफर फॉर टेम्पटेशन, पीस और डेथ. जो यहां पर जो जंगल है, जंगल का मतलब है क्या, जंगल जो है वो एक टेम्पटेशन की हमने बात की है, शांति को लेकर बात की है, डेथ को लेकर यहां पर बात हुई है. जो जंगल है वो एक्चुअल में किसी का है नहीं. यहां पर जो जंगल है वो डेथ है, जिसका मालिक कौन है, भगवान है. ओके, गॉड है. ठीक है, यहां पर बात हुई है. तो याद रखिएगा यहां पर वुड्स का मतलब क्या है, यहां पर वुड्स का मेटाफोरिकल यूज किया गया है. वुड्स जो स्टैंड कर रहा है वो पीस के लिए कर रहा है. किसके लिए कर रहा है सर, पीस. ओके, शांति. इसके बाद वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. या फिर इसके बाद हम बात करेंगे टेम्पटेशन. किसकी बात हो रही है सर, टेम्पटेशन की बात हो रही है. टेम्पटेशन को भी यहां पर क्या किया जा रहा है सर, टेम्पटेशन को भी हम क्या कर रहे हैं यहां पर देख रहे हैं. ओके, टेम्पटेशन को भी हम यहां पर क्या कर रहे हैं सर, देख रहे हैं. क्लियर है कहानी, तो डन है. चलो अगली बात पर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विट. ठीक है, कहते हैं जो मेरा छोटा सा घोड़ा है वो जरूर सोचता है. क्या सोचता है, बड़ा ये कि अजीब से इस तरीके से सोचता है. एंड टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि हम यहां पर सही रुके तो हैं क्योंकि उस जंगल में कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई नियरेस्ट घर नहीं है. क्या हम यहां पर सही रुके हैं? अब वो खुद से पूछ रहा है. भाई वो तो पूछ सकता है क्योंकि एनिमल्स और जो मालिक होते हैं वो तो साउंड में बात कर रहे हैं. तो यहां पर वो बताना चाह रहा है कि कनेक्शन विद एनिमल्स एंड ह्यूमंस, कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में कनेक्शन है वो भी कितना प्यारा है. कि जब आप अकेली रात में सुनसान एरिया में, एक तरफ फ्रोजन लेक है, दूसरी तरफ स्नोई इवनिंग में एक जंगल है जो कि स्नो से कवर्ड है, तो वो एनिमल पूछ रहा है, क्या कहते हैं कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर. बड़े असमान, क्वेर का मतलब होता है दुविधा में होना, स्ट्रेंज होना, अनयूजुअल होना. क्वेर का मतलब क्या होता है सर, क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज होना. क्वेर का मतलब होता है सर स्ट्रेंज होना. ओके, अनयूजुअल होना. वो एक बहुत अनयूजुअल तरीके से सोचता है. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि हम यहाँ पर रुक कैसे गए, यहाँ पर तो कोई नियरेस्ट फार्म हाउस है ही नहीं. कहते हैं बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कि मतलब फ्रोजन लेक, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. कहते हैं कि इस जो एक तरफ फ्रोजन लेक है एंड यहाँ पर एक वुड्स जंगल जो है उसके बीच में हम लोग एक डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. जैसे आपको पता है जब बर्फ गिरती है ना शाम को, बेहद बारिश हो रही हो, तो आपको होता है शाम का मौसम कैसा होता है, एकदम घना काला, डरावना होता है, उसी को हमने क्या कह दिया सर, उसी को हमने डार्केस्ट इवनिंग कहा है. क्या कहा है सर, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर हमने कहा है. तो द स्पीकर थिंक्स, स्पीकर सोचता है, द स्पीकर थिंक्स हिज और हर हॉर्स मस्ट फाइंड इट स्ट्रेंथ टू स्टॉप सो फार फ्रॉम एनी साइन और सिविलाइजेशन, कि हम कहीं दूर रुके हैं ना, तो जहां पर कोई इंसान है ना ही कोई मानव है. मींस सॉलिट्यूड, अकेलेपन की बात हो रही है. Indeed, they are surrounded only by the forest, और जहां वो रुके हुए हैं, स्टे किए हुए हैं, वो सिर्फ जंगल से घिरा हुआ एरिया है.
एंड अ फ्रोजन लेक, और दूसरी तरफ फ्रोजन लेक है, ऑन द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, और ये सबसे लंबी रात है, सबसे लंबी, एंड ब्लैक, कहते हैं ना डार्केस्ट इवनिंग है। कैसी इवनिंग है सर? डार्केस्ट इवनिंग है, जहां पर सूरज की एक रोशनी तक नहीं है, तारे सितारे तकों की रोशनी नहीं है। इसका मतलब या तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमावस्या है आज रात। क्या है सर? अमावस्या है, और सारी अमावस्या वाली जो नाइट है, इसी को हमने क्या कह दिया सर? इसी को इन्होंने दिखाया है यहाँ पर। ओके, क्योंकि अमावस्या वाली जो रात होती है वो सबसे डार्केस्ट नाइट होती है। क्लियर है? चले नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पे आएंगे, लेकिन उससे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच समझो। यहां पर लिखा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन सर, पर्सोनिफिकेशन क्या है? माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर। ओके, मस्ट थिंक इट क्वेर। द हॉर्स इज गिवन द ह्यूमन एबिलिटी टू थिंक और जज। ओके, जो हॉर्स है, उसने हॉर्स को क्या दिया गया है? एक ह्यूमन एबिलिटी दी गई है जज करने की और सोचने की। ओके, रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स इंटरनल डायलॉग प्रोजेक्टेड ऑन टू द एनिमल। यहां पर हमने कॉन्ट्रास्ट का हमने यूज किया है, कॉन्ट्रास्ट एंड जस्टापोजिशन बिटवीन द बुड्स एंड फ्रोजन लेक। ओके, ये तो वही वाली बात होती है ना कि इस तरफ कुआ और इस तरफ खाई, उसी तरह की बात कर रहे हैं ये। कहते हैं बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक एम्फेसाइजेस द आइसोलेशन स्टिलनेस ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पर कॉन्ट्रास्ट का यूज किया है कि यहां पर एक फ्रोजन लेक है और दूसरी तरफ एक वुड्स है कवर्ड विद आइस स्नो। ओके, एंड यहां पर हम बात करते हैं सुपरलेटिव हाइपरबोल का हमने यहां पर यूज किया है। सुपरलेटिव हाइपरबोल का कैसे यूज किया है? द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। एक डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर माइट नॉट लिटरली बी द डार्केस्ट, हो सकता है डार्केस्ट ना हो, लेकिन उन्होंने कहा घनी अंधेरी शाम, वो भी साल की। तो कन्वे अ सेंस ऑफ इमोशनल और सिंबॉलिक डार्कनेस, अ मेटाफर फॉर सॉरो एंड इनर कन्फ्लिक्ट। जो यहाँ पर जो डार्केस्ट इवनिंग है ना, डार्केस्ट इवनिंग आपने के दिल में छुपा हुआ वो अंधेरा है, जहां पर बहुत ज्यादा सैडनेस है, जहां पर बहुत ज्यादा सैडनेस है, जहां पर आप बहुत ज्यादा सोच रहे, उसी को हमने क्या कह दिया सर? उसी को हमने कह दिया कन्वे अ सेंस ऑफ इमोशनल और सिंबॉलिक डार्कनेस, अ मेटाफर फॉर सॉरो एंड इनर कन्फ्लिक्ट। ओके, चले नेक्स्ट पे कहते हैं ही गिव्स हिज हार्नेस बेला शेक। ओके, एंड वो अपनी क्या करता है? वो अपनी गले की घंटी बजाता है। हार्नेस का मतलब होता है स्ट्रिप, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिप्स। ओके, लेदर स्ट्रिप्स जो होती है ना, वो उनका कलेक्शन, ऐसे ऐसे घंटी बजाता है घोड़ा। ओके, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स शेक। वो घंटी हिलाकर पूछता है टू आस्क देयर इज सम मिस्टेक, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या हम गलत जगह पर रुक चुके हैं? क्या हमें कहीं और रुकना था? तो वो पूछता है किससे? अपने मालिक रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। किससे पूछता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट से पूछता है। देन कहते हैं द ओनली अदर साउंड द स्वीप। ओके, और इसके अलावा, घोड़े के अलावा वहां पर सिर्फ यदि कोई अन्य साउंड जो था वो क्या था? ऑफ इजी विंड, एकदम हवा। इजी विंड का मतलब होता है बहुत शांत वाली हवा नहीं होती, जो जैसे आप अपनी विंडो पर बैठे रहते हैं और जब हवा आपसे टकरा रही होती है, इट्स कॉल्ड इजी विंड। क्या कहते हैं? इजी विंड। ओके, एंड डाउनी फ्लैक, और जो बर्फ गिरने की आवाज है, जो हल्की सी जब बर्फ गिरती है तो उसका स्नो की जो आवाज आती है ना, वो है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब सोच रहे हो, पीस देखो यहाँ पर, सॉलिट्यूड देखो, अकेला। इमोशंस दे डालने की देखना। इमेजिन द इवनिंग, सपोज दैट कि यू आर ऑन अ स्नोइंग इवनिंग, ठीक है, इन वुड्स। आप उसी जंगल में, उसी ऐसी ही शाम को, जहां पर एक तरफ फ्रोजन लेक है और दूसरी तरफ वुड्स जंगल है, और आपके पास कोई एनिमल है, आपका डॉग है, और आप दोनों खड़े हो, एक बढ़िया सी हवा चल रही है, और एग्जैक्टली मैं आपको पता होगा कि देन उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं तो बहुत प्यारी सी स्नो गिरने की आवाजें आ रही हैं, तो कैसा फील करेंगे आप? तुम समझ सकते हो। सेम उसी मोमेंट में जीकर इमेजिनेशन करना। तुम्हें अपने वाले की याद आ रही होगी, या फिर अपने दुखों की याद आ रही होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं खुद से मुलाकातें कर रहा हूँ। ये जंगल का जो मालिक है वो कितना दूर दराज रहता है, वो इसे देखने भी नहीं आता, फिर भी देखो ये कितना खूबसूरत है। इस सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, जब तक आप लिटरेचर को अपने समझोगे नहीं कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, तब तक कुछ नहीं हो सकता मेरे लाडलो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कहते हैं हम यहां पर कि ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैक। ओके, फ्लैक का मतलब होता है, फ्लेक एक साउंड होता है, डाउनी फ्लेक का मतलब होता है जो बर्फ गिरने की आवाज होती है, ओश टाइप की गिरने की आवाज होती है, उसकी बात कहते हैं। द हॉर्स
shakes the bell, वो अपनी घंटियां बजाता है on its harness and asking, एज ए मानो ऐसा लगता है पूछ रहा है, द स्पीकर हैज मेड अ मिस्टेक बाय स्टॉपिंग, क्या स्पीकर ने जो रोककर गलती कर दी है। द ओनली अदर साउंड बिसाइड द रिंगिंग ऑफ दीज बेल्स, इन घंटियों की आवाज के सिवा सिर्फ यदि आवाज थी तो वो थी डेट ऑफ द विंड एंड फॉलिंग स्नो फ्लैक्स, जो स्नो फ्लैक्स गिरते हैं उसकी आवाज थी, विच द स्पीकर लाइकन्स टू द फीदर्स ऑफ गूज डाउन। ओके, तो यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर देखने की कोशिश करिएगा। कहते हैं पर्सोनिफिकेशन का हमने यहां पर यूज किया है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द हॉर्स इज डिस्क्राइब्ड एज क्वेश्चनिंग द स्टॉप, reinforces human projection onto nature, mirroring the speakers on uncertainty। तो यहां पर एक्चुअल में आपको पता है पर्सोनिफिकेशन यहां पर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इंसान पूछ सकता है, एनिमल कैसे पूछ सकता है, तो पर्सोनिफिकेशन का हमने यूज किया है। इलेक्ट्रिशियन का हमने यूज किया है कि साउंड्स द स्वीप डाउनी फ्लैग सॉफ्ट एंड सॉफ्ट। ओके, तो हमने यहाँ पर किसका यूज किया, इलेक्ट्रिशियन का यूज कर लिया हमने। इमेजरी स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं सर, इमेजिनेशन है, इमेजरी है कि उसका साउंड आ रहा है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कहते हैं जो जंगल है, मौत है जिंदगी में, याद रखना, मौत है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, टेम्पटेशन है। ठीक है, जो मौत है, वुड्स यहाँ पर कौन है, जंगल है, जंगल में तरह तरह की चीजें पाई जाती हैं, अच्छे जानवर भी पाए जाते हैं, कुछ बहुत कह सकते हैं कि बहुत फ्यूरियस एनिमल्स भी हम पाए जाते हैं। ओके, कुछ फेरेसस भी पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल है, जो मौत है, जो साइलेंस है, जो पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, वो बड़ी प्यारी है, वो डार्क है, डीप है, बहुत गहरी है, उसको समझने के लिए वक्त चाहिए, रुकना पड़ेगा वहां पर। कहते हैं बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मुझे ये प्रॉमिसेस अपने वादे खुद से रखने पड़ रहे हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मुझे मरने से पहले, मुझे सोने से पहले मुझे कुछ जाना है, मुझे काम करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, और मुझे मरने से पहले, सोने से पहले मुझे अपनी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना पड़ेगा। तो ये दोनों लाइन जो है वो ड्यूटी बताती हैं। क्या बताती हैं सर, वो दोनों जो लाइन है वो क्या बता रही हैं सर, ड्यूटी बता रही हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही हैं। क्या बता रही हैं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही हैं। क्या बता रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही हैं। डन, चले। तो द स्पीकर फाइंड्स द वुड्स, जो स्पीकर है वो जंगलों को पाता है, वेरी अल्यूरिंग, वो बहुत प्यारे हैं, ड्रॉनिंग है, बोथ टू देयर डार्कनेस एंड हाउ वास्ट ऑल इनकम्पासिंग दे सीम। However, the speaker has obligations to fulfill elsewhere. Thus, though he or she would like to stay and rest, the speaker knows there are many more miles to go before will be possible. कि उसे और आगे जाना है, अभी और आगे जाना है। ठीक है, सो ये आप एक बार कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, रिपीटेशन देख लीजिएगा। बाकी का आज की क्लास के लिए थैंक यू। तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको समझ में आया। ये पोम बड़ी प्यारी थी। अब कल और आएगी, वो पोम आएगी आफ्टर एप्पल पिकिंग, वो पोम और डीप है, वो ड्रॉजी नहीं, नींद के बारे में बात की है कि नींद भी कई तरह की होती है। आफ्टर एप्पल पिकिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि नींद बहुत तरह की होती है। ओके, तो पूछता है पोइट वहां पर ही पूछता है कि बताओ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये नींद थकान की है, कैसी नींद है, ठीक है, कैसे नशे हो रहे हैं इंसान को, बस यही वो पूछना चाहता है। ओके, एक बार मुझे बताइएगा सर, प्रीवियस पोएम्स की क्वेश्चंस आंसर विद विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, देखो उनको तो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, उनकी तो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम पोएम्स पढ़ लें। सर प्रीवियस पोएम्स के क्वेश्चंस आंसर विद विलियम वर्ड्सवर्थ, यस विलियम वर्ड्सवर्थ की भी आंसर्स देंगे आपको और उनके भी देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है, समझ में आया। एक लड़की, आज एक स्टूडेंट थी मेरी क्लास में, दीक्षा दांगी, दीक्षा दांगी, गॉट इट और नॉट। आई रिक्वेस्ट यू पोएम के बाद क्वेश्चन करवाएं आप, जैसे स्टार्टिंग 2 क्लास में करवाए थे।
पीडीएफ भी नहीं अवेलेबल है। कौन सी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है नितिन, मुझे एक बार बता दो। नितिन कौन सी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, प्लीज मुझे बता दो, मैं अरेंज करा देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंटली मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और फिर सारे हो जाते हैं। हाँ, मैं इस चीज से मैं टोटली एग्री, मैं इस चीज से टोटली एग्री कर रहा हूँ आपके साथ कि क्लियर हो जाते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको, मैं तो पीडीएफ कराऊंगा ही, मैं तो क्वेश्चंस कराने हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल आपका ये खत्म हो जाए दोनों, ठीक है, जिससे कि 10 तारीख से हम अपना फिक्शन स्टार्ट कर सकें। तो प्रैक्टिस हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस के हम आपको वो भी डलवा देते हैं, सारे क्वेश्चंस वगैरह भी डलवा देता हूँ, अभी बोल देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आज्ञा दीजिए मुझे चलने की, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके, चलें, बाय बाय, टेक केयर।